अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर हाजिर है। नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचते हैं सऊदी अरब, और वहां पर जो 55 ममालिक का समिट है, एक तरह से ऐसा लग रहा होता है कि वो लीडिंग चेयर पे बैठे हैं। गो के लीड रियाद कर रहा था, शाह सलमान इसको लीड कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप की जो तकरीर है नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि उस तकरीर पर भी बात हो, इसके साथ साथ उसके जो बाद के उसकी जो इम्प्लीकेशन है उस पर भी बात हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे थे कि वो डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और एक नैरेटिव दे के जा रहे हैं पूरी अरब दुनिया को। उस नैरेटिव के अंदर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अमरीकी, हालांकि कई दफ़ा मेरे पास सामने इस पर ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है उस स्पीच का, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हमारा काम आपको बताना नहीं है कि क्या करो क्या ना करो, लेकिन अपनी उस तकरीर में वो बता गए कि आपके दुश्मन कौन हैं, आपके दोस्त कौन हैं। और अब ऐसा लगता है कि टेबल्स टर्न अराउंड हो चुके हैं। जो कभी दुश्मन तस्वुर किए जाते थे उनको दोस्त की सफ में शामिल कर लिया गया है, और जो कभी दोस्त तस्वुर किए जाते थे अब वो जानी दुश्मन बन के सामने आए हैं। क्या होगा इस समिट के बाद जो पॉलिसीज इख्तियार की गई हैं, और सबसे अहम बात बतौर पाकिस्तानी ये कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। उनकी कोई फॉर्मल मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा सोशल मीडिया पर जो एक क्रैकडाउन, जो एक गवर्नमेंट की पर्ज शुरू हुई है, उस पर हम बात करेंगे। इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है PMLN से जनाब जाना चकजई साहब ने। जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सो थैंक यू अगेन। और हमें सीनियर एनालिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब ने कराची से ज्वाइन किया है। मजहर साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आसमा जहांगीर साहबा भी मौजूद हों। मजहर साहब, सर मैं आप ही से आगाज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि ये इंटरनेशनली तो हमने ये देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स अब डिफाइन हो गए हैं। एक ब्लॉक जिसको एक तरह से कह लें कि रियाद और ट्रंप कलेक्टिवली लीड कर रहे हैं, उस ब्लॉक के मोटिव्स कुछ और हैं, और जो दूसरा ब्लॉक है वो अब बिल्कुल एक साइड पर हो गया है। पाकिस्तान अपनी स्टैंडिंग कहां देखता है मदर साहब? शुक्रिया अली। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है। हमारा सऊदी अरब बहुत पुराना दोस्त है और बहुत डिपेंडेंट फ्रेंड रहा है। हमें मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने बहुत मदद की है। ना सिर्फ ये कि माली तौर पे हमारी बहुत मदद की है, माशी हमारी मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन सियासी तौर पे भी जब मुश्किल में पेश आए हैं, मुश्किलात पेश आई हैं, तो सऊदी अरब ने बेल आउट किया है उन मुश्किलात से। तो सऊदी अरब ने जब ये इस इत्तेहाद का ऐलान किया, तो अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान में शायद वजारत दफ्तर ख़ारजा को पता भी नहीं था, और उनका नाम, पाकिस्तान का नाम आ गया, झंडा तक लग गया था सर हमारा। बिल्कुल इसी तरीके से ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान से आपके बहुत देरीना ताल्लुकात रहे हैं, और 70s तक तो जब तक शाह ऑफ ईरान थे उस वक्त तक तो पाकिस्तान भी ख़ुद एक अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, ईरान भी एक अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं आई। देखिए, सारे मुश्किलात शुरू हुई हैं 79 में ईरानी इनकलाब के बाद जी, और उसकी तरफ जो सऊदी शाह सुलेमान साहब ने इशारा किया है वो दुरुस्त है कि 79 के बाद ईरानी इनकलाब के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई। बिल्कुल ठीक है उनके मदर साहब, चूंकि वक्त कम है, हम शायद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज्यादा ना जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो बात अब की जा रही है, अब इसमें हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। क्या ये दुरुस्त है कि इस समिट के बाद या इस समिट के दौरान ये तकवीत मिली इस तासुर को कि ये समिट जो है वो एंटी ईरान था, ईरान बैशिंग के लिए था, और लकीरों को वाज़े करने के लिए ये समिट जो है किया गया? देखिए अली, बुनियादी तौर पे ईरान जो अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में इजराइल को महफूज बनाना है। ठीक है। और इसीलिए ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और हिजबुल्लाह को टारगेट किया, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ग्लोबल टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनका टारगेट इजराइल रहा है।
تو اس کو پورے ایک گلوبل ٹیررزم میں لا کر حماس اور حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس اتحاد کو امریکہ اپنے انٹرسٹ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے. سعودیز کا جو انٹرسٹ ہے اس وقت, سعودیز کی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ان کو ایران کی طرف سے جارحانہ کارروائی ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں, عراق کی صورتحال جو سامنے ہے اس کو ہم سامنے اگر رکھیں تو جو سعودیز کا فیئر ہے اور جو خوف ہے وہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے کہ انہیں ایران پر اعتماد نہیں ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اور جس کی طرف جنرل راحیل شریف نے ایک مرتبہ اشارہ بھی کیا تھا, کہ ہم اپنے دوستوں کو قریب لانے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ ہم کسی اینٹی ایران یا پرو اسرائیل اتحاد کا حصہ بنیں. سر میں میرا خیال ہے پاکستان کا رول اب بھی یہ بنتا ہے, بہت کروشل ہے یہ بات. میں بڑا خواہش مند تھا کہ صاحب کو سپیچ کرنے کو موقع ملتا اور پھر ہم جان پاتے کہ اس پورے کھیل کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے. لیکن چلیں, پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے ہوگی. بہت اہم نکتہ دیا آپ نے. جو بات اس سے پہلے میں نے کی کہ کیا یہ سمٹ ایران بیشنگ کے لیے تھا, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے. انہوں نے جو گفتگو آج کی, ان کا یہی خدشہ ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اظہار کیا. انہوں نے کیا کہا یہ سنیے, پھر میں باقی مہمانوں کے سامنے وہی بات رکھتا ہوں. اتنی زیادہ لمبی نیٹ پریکٹس کر رہے تھے تقریر کرنے کی, میچ کھیلنے ہی نہیں دیا انہوں نے اگلوں نے. ایک تو وہ بڑی شرم کی بات تھی سارے ملک کے لیے. اس کے بعد جو ٹرمپ نے وہاں باتیں کی, کم از کم نواز شریف کو کچھ بیان تو دینا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے بات کی اس کی کہ دہشت گردوں کی بات کی, حماس کو دہشت گرد بنا دیا, حزب اللہ کو دہشت گرد بنا دیا, یعنی جو اسرائیل کا دشمن تھا اس کو دہشت گرد بنا دیا, اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کا کہا. تو پاکستان کا پرائم منسٹر جب وہاں اٹینڈ کر رہے تھے تو کم از کم پاکستان کے لوگوں کی بات تو کر دیتے وہاں. چلیں اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تھی تقریر میں تو بعد میں کر دیتے. جو چیز تھوڑی ریلیف کا باعث ہے جان صاحب وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ کا آج بیان آتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس اعلامیے کے جو بعد میں جاری کیا جس میں دوبارہ ایران کا نام لیا گیا, ہم اس اعلامیے کے سارے حصے سے اگری نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان نہیں سمجھتا کہ حماس اور حزب اللہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن جو نقطہ مظہر عباس صاحب نے اٹھایا وہ بہت ویلڈ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو سیف کرنا. اس کی ہم مدد کر رہے ہیں سر. پچھلے 8 سال سے امریکہ نے جہاں پہ اچھا کام کیا ہم نے ویلکم کیا. انہوں نے ایران کو انگیج کیا, اوباما ایڈمنسٹریشن نے, ہم نے ویلکم کیا. انہوں نے انڈیا کو پارٹنر بنایا, ہم نے مخالفت کی. انہوں نے افغانستان میں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی, ہم مخالف ہو گئے تھے امریکہ کے. شام پہ ہم مخالف تھے, فلسطینیوں کے 2 اسٹیٹ سولوشن کے سے بیک آؤٹ ہو گئے تھے, ہم نے مخالفت کی. آج اگر وہ ایران کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم مخالف ہیں. ہمارا کانسٹنٹ پرنسپل ہے کہ ایران کے حوالے سے ہمارا جغرافیکل ریئلٹی ہے, ہمارا دوست ہے. اب اگر ہم نیرو نہیں کر سکتے تو ہم یہ اختلافات ایگزاسپیٹ نہیں کریں گے. وہاں پہ یہ تو ہمارے فارن پالیسی کا کنسٹنٹ پرنسپل ہے, یہ اصول ہے, اس پہ بنی ہے. اس کو صرف ری ایٹریٹ ہم کرتے ہیں, ہر ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آج اگر یہ افغانستان میں ہمیں انگیج کر رہا ہے, افغان حکومت کو انگیج کر رہا ہے اور پیس کی بات کر رہا ہے, ہم ویلکم کریں گے. لیکن آج بھی اگر وہ انڈیا کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا پاکستان کے خلاف یا چائنا کے خلاف کر رہا ہے, ہم اس کی مخالف ہیں. تو فارن پالیسی زیرو سم گیم نہیں. ایک چیز پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, دوسری چیز پہ آپ اختلاف کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا بلاک نہیں ہے جس میں ہم اس کا حصہ ہیں اور ہم جو ہے امریکہ کو سے ایگری کرتے ہیں. فلسطین میں آپ نے بلاک کا امریکہ کی بات کی, سعودی عرب کو اور امریکہ کا میرے خیال میں تو کوئی بلاک نہیں ہے ان کا. نہیں, پچھلے 8 سال میں سعودی عرب کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے خراب ہو گئے تھے. ان کو ڈر تھا کہ ایران جو ہے وہ ان کا اتحادی بن رہا ہے اور ایٹ دا کاسٹ آف سعودی سیکورٹی زیادہ ہو گئے تھے. اب پہلی دفعہ انہوں نے اس تعلق کو جو ہے فائنانس کرنے کی کوشش کی ہے, اور کل کا جو تقریر تھا وہ ٹرمپ بزنس مین تھا, نہ کہ ٹرمپ اسٹیٹس مین. چلیں وہ آپ اس کو ایز اے بزنس مین پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. بلاک نہیں بنا کوئی, یہ اب جان صاحب اس سے یہ صرف نظر کر رہے ہیں یا اس کو بڑے سمپل طریقے سے دیکھ رہے ہیں, جو کہ میں دونوں نہیں سمجھتا ایسا پاسبل ہے جان صاحب جیسے آرٹیکولیٹ بندے کے لیے. خیر, بلاک نہیں بنے اس سمٹ میں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سٹینڈنگ واضح ہے. سر کیا پاکستان کی اس سمٹ میں سٹینڈنگ بھی تھی؟ دیکھیں, پاکستان کی سٹینڈنگ تو سمٹ میں اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے وزیر اعظم کو وہاں پر تقریر کے لیے بلایا, نہ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نہیں, پاکستان کے وزیر اعظم سے انہوں نے ان کی کچھ چیز سننے کے بارے میں گوارا تک نہیں کی.
تو پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پر کس لیے گیا تھا؟ وہاں پر صرف ایک مورل سپورٹ کے لیے گیا تھا؟ کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ یہ تو حکومت کو خود بتانا چاہیے. وہ کہیں گے 55 کے 55 تو تقریر نہیں کر سکتے تھے نا. نہیں, 55 کے علاوہ پاکستان کی ایک انفرادی اہمیت ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. پاکستان اس وقت combating terrorism, پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانی ہے. تو آپ یہ قطعا نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں بات کرنا بنتا نہیں تھا. پاکستان کے وزیر اعظم کا بات کرنا بنتا تھا. بات نہ کر کے ملیشیا کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی بات کی. تو پاکستان کے وزیر اعظم کا بات نہ کرنا, ایک تو پہلی چیز یہ سمجھ نہیں آتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں کہ وہاں پر اس وقت عربز اور ایرانینز ایک پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں مختلف ممالک میں. اس پراکسی جنگ کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ لاکھوں کے حساب سے, یعنی کہ لاکھوں کے حساب سے لٹرلی, کہ اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہوشربا فگرز ہیں کہ کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, مسلمان مارے جا چکے ہیں. دیکھیں میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس وقت حکومت میں تھے اس وقت ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر تھا کہ ہم سیریا کے اوپر جس وقت ایکشن کی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کے ایکشن کے حق میں ووٹ دیں. ہم نے اس وقت ایکشن کے حق میں ووٹ نہیں کیا, ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں وہاں پر ایبسٹین کیا. اس وقت ہم پر بھی بہت پریشر تھا. اس مقصد کے تحت ایبسٹین کیا کہ ہم اگر اس جنگ کے اندر انوالو ہو گئے اور اگر اس جنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں, سب سے بڑا اس کا جو خوفناک پیرامیٹر ہے وہ سیکٹیرین ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی جگہ بچے گی نہیں ہمارے لیے. تو پاکستان کے لیے جو اٹ موسٹ جس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ بیلنس کرنے. 50 لاکھ کے قریب آپ کے شہری ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. We have an ex-general over there. میں یہ اس مین کنسرن پہ آ رہا تھا کہ یہ چیز ہمیں کنسرن کرنی چاہیے یا اٹس اوکے یار, ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں بندہ گیا ہوا ہے, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. جہاں تک جنرل صاحب کا تعلق ہے جو وہاں پر گئے, تو ابھی تو وہ کاغذوں میں فوج ایگزسٹ کرتی ہے یا وہ الائنس کی جو 34,000 کی بن گئی ہے. سر کہاں بن گئی ہے؟ ابھی تو بندے ہائر نہیں ہوئے اس کے لیے, ابھی تک تو وہ صرف کاغذوں پہ, اور پتہ نہیں وہ کب تک جا کر مکمل ہوتی ہے. انٹرنیشنلی میسج تو چلا گیا نا. دیکھیں جو میسج آپ کی پارلیمنٹ نے دیا ہے وہ سب سے اہم ہے. آپ کی پارلیمنٹ نے جب یمن کانفلکٹ کے لیے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کی پارلیمنٹ نے کیٹیگوریکلی اس میں کہا کہ آپ نیوٹرل رول اختیار کریں. نہ صرف نیوٹرل رول اختیار کریں بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رول پلے کر کے یہ جو ایک پراکسی وار چل رہی ہے اس کو آپ سلجھانے کی کوشش کریں. تو یہ ہماری پارلیمنٹ کی ول ہے, یہ عوام کی ول ہے, اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں فارن پالیسی کا صرف اسی سے تعلق نہ کریں, آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں, ان کی ناکامی ہے, بہت بڑی ناکامی ہے. ایران کے ساتھ ان ناکامیوں کا ذکر بھی کر لیں گے. وقفہ مجھے ناظرین لینا ہے. مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جو اگلا ٹاپک آنے جا رہا ہے ناظرین, دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو ہے جناب کہ سوشل میڈیا پر جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک نئی پرچ کا آغاز ہوا ہے, گورنمنٹ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے یہ کہہ کے کہ جناب ایک بڑے انسٹیٹیوشن کی پر تنقید اتنے غلط انداز سے ہوئی کہ اس کی توقیر تک کو نقصان پہنچایا گیا, ٹھیس پہنچایا گیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اب بیانوں میں, خطبات میں, میڈیا پر بھی کچھ ایسی تنقید کی جا رہی ہے جو ماضی میں اس سے پہلے اس طرح سے نہیں کی گئی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹیک اے بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में जब ये डॉन लीक्स की पूरे मामले को एक खास करवट बैठता है तो जनाब सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। कुछ लोगों को खुशी होती है कि बहुत अच्छी बात हुई, कुछ लोगों को किसी किस्म से किसी वजह से दुख होता है और वो दुख का इजहार भी कर देते हैं। अब जनाब उन लोगों के खिलाफ एक पर्च जारी है जिन लोगों ने तनकीद की पाक आर्मी पे। इमरान खान साहब का क्या टेक है इस पे, जरा ये सुन लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो फौज के खिलाफ बात कर रहा है, फौज के खिलाफ तो डॉन लीग्स में इस गवर्नमेंट ने बात की है। जो फौज को इन्होंने जलील किया वो कोई कर ही नहीं सकता कि जो दुश्मनों का नैरेटिव है वो उठा के इन्होंने डॉन लीग्स में निकाला प्रेसिडेंट के ऑफिस से और PMLF के मीडिया सेल से। तो उन लोगों को पकड़ नहीं रहे और सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अब ये कोई प्रोफेशनल ये पॉलिटिशियंस तो नहीं है, घर बैठे बैठे लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चल सकता है। अब उनको पकड़ के उनको तंग कर रहे हैं, FIA उनके नाम रजिस्टर कर रही है, उनको 2-2 दिन उन्होंने पकड़ के बैठा के क्वेश्चन किया है। ये लोगों को क्यों डरा रहे हैं?
یہ لوگوں کی جو آزادی رائے ہے اس کو بند کرنے کی کوشش ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے. جان صاحب مختصراً بتائیے گا کہ اس طرح سے فوج پہ تنقید کرنا جس طرح سے ہوئی, جو بھی کچھ ہوا, یہ غلط ہے ویسے؟ تین ٹرپل باٹم لائنز ہے گورنمنٹ کے. گورنمنٹ کی ترجیح تین ہے. ایک یہ کہ بلاسفیمس مواد کوئی بھی ہو ان ایکسیپٹیبل ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ بند کرنا پڑے. دوسری بات نیشنل سیکیورٹی اور وہ ادارے جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے جس میں فوج اور عدالت شامل ہے, ان کی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کارروائی ہونی چاہیے اور اس پہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے خان صاحب کو, نہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے تنقید کی ہے فوج پہ, ان کو ملائن کیا ہے. اور تیسری بات یہ ایبسولوٹلی, اور تیسری بات یہ کہ ایکسٹریمزم کا مواد چاہے نورین لغاری کا مثال ہو, یہ وہ فوج پہ تنقید کرنا اس طرح غلط ہے. سائبر یہ قانون ہے میں اب آپ کے پاس آتا ہوں سر. نعیم صاحب میں تھوڑا وقت سر آپ کو اس لیے آپ سے لوں گا اور تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں. میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ناظرین کے لیے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. سر یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. چلیے میں آپ کا ورژن مان لیتا ہوں. ناظرین ماضی کے جھروکوں میں جاتے ہیں اور آپ کو میں کچھ ایسے لوگ دکھاتا ہوں, سناتا ہوں کہ جنہوں نے وہی کام کیا غالباً اس سے ملتا جلتا جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کیا, اور ان کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے کیونکہ یہ غلط ہے. تو اگر وہ غلط تھا تو جو ان صاحبان نے کیا اس کو بھی غلط ماننا پڑے گا. اگر قانون میں اس کو غلط قرار دیا گیا تو پھر یہ صاحبان جو ہیں وہ ملزم ٹھہرے. ذرا سن لیں یہ صاحبان کیا کہتے رہے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. میں تو خود ستم رسیدہ ہوں اور میں انہی کی کسٹڈی میں تھا مشرف کے بہادر جوانوں کی, جب میری والدہ کا کڈنی فیلئر ہو گیا اس لیے کہ انہیں پتہ لگا کہ مجھے فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے. میرا خیال ہے انہیں شرم آنی چاہیے. انف از انف. اور یہ پاکستان کی مزید جاگنسائی نہ بگاڑ دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آپ. کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دیے ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر, توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں. سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ نعیم الحق صاحب, سوشل میڈیا پہ جنہوں نے سب کچھ کیا ان میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی ہوگی جو نابالغ ہوں گے, لا تجربہ کار ہوں گے, ایمیچورز ہوں گے. ان کے جو دل میں آیا انہوں نے بول دیا. یہ صاحبان تو پڑھے لکھے سیاسی بصیرت رکھنے والے سیاستدان تھے, تو کیا ان کو بھی اسی دائرے میں کھڑا کیا جائے جن کے خلاف آج کارروائی ہو رہی ہے؟ نعیم صاحب کال ڈراپ ہو گئی سر. اچھا, میں آپ نے چلا دیا. آپ ماشاء اللہ کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. آپ مشرف کے جنرل ٹیک اوور کو حمایت کرتے ہیں؟ سیاستدانوں سے اس وقت آپ کیا توقع کرتے جس میں عمران خان صاحب بھی اس کے خلاف تھے, بے نظیر شہید صاحبہ بھی تھی, نواز شریف صاحب بھی تھے. کی آپ مخالفت کرتے؟ جس دن آپ مخالفت کرتے؟ نہیں ایک منٹ کر رہے تھے. جس دن میں صرف وضاحت کر رہا ہوں, اس وقت بادشاہ نہیں لگا ہوا تھا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, وزیرستان آپریشن جب ہو رہا تھا. دیکھیے فوج کے ہم سب ساتھ ہیں, لیکن جس دن فوج نے ٹیک اوور کیا پہلے آپ میڈیا کے حصے سے ان پہ تنقید کریں گے, سیاستدان ان پہ تنقید کریں گے, کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن میں جو رول ہے وہ ڈیفائنڈ. لیکن فوج کا قصور دیکھیے ایک ماضی میں دیکھیے ماضی میں کیا 40 سال یہاں پہ ماشاءاللہ نہیں رہا.
रहा था या नहीं, तो वो उसको क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए था? रहमान कमीशन आप जारी करें ना सर, तो वो फिर आप अलग डिबेट में चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं, देखिए आज जमहूरियत है इस मुल्क में, फौज जमहूरियत के पुश पे खड़ी है और कुर्बानियां दे रही है। आप उसको कंपेयर ना करें उन तालियाज़मा जनरल्स के साथ जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जिन्होंने इसका बड़ा गरक किया। चले मैं ये आपका पॉइंट, नईम साहब इससे पहले अगर आप पता नहीं वो शॉर्ट सुन पाए कि नहीं सुन पाए, कुछ नून लीग के हमारे दोस्त से जिन्होंने फौज के बारे में वही तकरीबन वही कुछ कहा जिसका इल्जाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर लग रहा है, तो सर पे क्या सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नईम साहब? देखें, ये बात हमारे इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून का एक डिसइंफॉर्मेशन सेल है जिसमें लोग तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हिमायती बनकर पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है, और ताकि उनका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करना। मगर इस बात को हमने उठाया भी था और तनकीद भी की थी कि ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको हम जानते तक नहीं, वो तहरीक इंसाफ हिमायती बन के हमारी अफवाज, हमने इसकी मजम्मत की थी। हम इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी से कभी भी कोई शख्स पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ कोई कलमात अदा करे। ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि सोशल मीडिया का जो एक फिनोमिनन है, ये एक बहुत ही नया चीज है। चंद साल हुए हैं, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और इससे निमटने के लिए अभी तक मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो सही मानों में कानून साजी नहीं कर पाई हैं। और दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया का इतनी ताकत है कि आप एक मिनट में लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। नईम साहब, आप बिल्कुल तरदीद करते हैं कि ऐसी किसी किस्म की तनकीद चाहे पॉजिटिव वे ही में क्यों ना हो, वो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेल से हुई ही नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हमने ना इनकरेज किया, ना हम ऐसी बात कर सकते हैं, ना हम करेंगे। अच्छा। और अगर कोई निशानदेही कर सकता है, हमारे लोगों को जिन FIA ने जिन्होंने पकड़ा है या इल्जाम लगाया है, अभी तक किसी पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि FIA में खुद इस मसले से निमटने के लिए वो अहलियत अभी नहीं है। उनके पास टेक्निकल नो हाउ की काफी कमी है अभी तक, और जो लोग भी उनके इस किस्म की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको मजीद तजुर्बे या मजीद क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सर आखिर में मुझे बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है, भले FIA के पास एक्सपर्टी ना हो आपके मुताबिक, पर ये अच्छा इकदाम है, जिन्होंने तनकीद की उनको पकड़ना चाहिए? हम तो बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर तनकीद की उनसे पूछ-गछ जरूर होनी चाहिए कानून के मुताबिक, मगर अगर हल्की मुल्की तनकीद की तो मैं समझता हूँ उसको दरगुजर कर देना चाहिए। हमारे आईन में बुनियादी हकूक में इज़हार राय की जो आज़ादी है, अगर कोई उसको इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल करने से रियासत को या मुल्क को या पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान नहीं पहुँचता या बदनामी की तरफ वो नहीं ले जाता, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस पर साहब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आपका स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है पहले वाले स्टांस से। पहले पीटीआई का ये स्टांस था कि जनाब तनकीद सबका हक है, आप क्यों पकड़ रहे हैं किसी को? अब आप कह रहे हैं कि हमने नहीं की, लेकिन तनकीद जिन्होंने किया वो पकड़े। तनकीद सबका हक है, मगर रियासत के खिलाफ कोई रियासत जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे या अफवाज को नुकसान पहुंचे। हमने जैसे डॉन लीग का भी इमरान खान का आपको सुना रहे थे जी, उन्होंने जो बात की, डॉन लीग में क्या हुआ था, वजीर आजम के घर से पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक साजिश हुई और वो एक्सपोज हो गई, और उसकी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो उन्होंने छुपा दी। तो कि हम हमेशा मत करते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। मजहर अब्बास साहब, सर मैं ब्रेक में मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद सर आप ही के पास आऊंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग के तनकीद जो हुई, मैं भी इस बात पर यकीनी तौर पे बिलीव करता हूं कि आप अपनी रियासत और उसके जो अहम इदारे हैं उनके खिलाफ एक पॉजिटिव वे में एक हद तक तनकीद कर सकते हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर वो रियासत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होता है। लेकिन सर क्या ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म के ऊपर एक और तरह से कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है? ये भी कहा जाए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कहते हैं जनाब ये एक वाहिद मीडियम रह गया है जिसके जरिए हम अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं, उसको खत्म करने की ये कोशिश है, उसका आगाज है। ये मेरा सवाल होगा अपने शुरुआत से ब्रेक के बाद। सॉरी।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। सच बोलना महंगा पड़ गया। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। नजर रहती है सर, मुझे दो बातों का जवाब चाहिए। अगर मैं कंफ्यूजन का शिकार हूं तो मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। आपको नहीं लगता जो अभी नईम साहब ने स्टेटमेंट दी ये डिफरेंट है उस स्टेटमेंट से जो उनकी क़यादत तब से दे रही जब से ये पर्च शुरू हुई है? और दूसरा ये क्या सर, क्या ये वाकई एक डेमोक्रेटिक स्टेट का ये वतीरा होना चाहिए? मुझे तो टर्की याद आ रहा है कि जब वहां पे एर्दोगान ने इस तरह से ट्विटर बंद कर दिया, फेसबुक बंद। डू यू फोरसी कि सोशल मीडिया अब बैन होने जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इसके इम्कानात तो कम नज़र आते हैं, लेकिन देखिए जर्नलिज्म में हमें हमेशा एक चीज़ सिखाई गई है कि सबसे पहली बात यह कि लिखने में और बोलने में दोनों में एहतियात की ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया जो है वो अनएडिटेड मीडिया है, ठीक है, और इसमें हर चीज़ आ जाती है, हर तरह की चीज़ आ जाती है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसके नुकसानात हमने देखे हैं। तो फ़ौज पे तनकीद और तनकीद किस तरह की होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जिन एक्टिविस्ट को उठाया गया है मुझे नहीं पता कि उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसी क्या बातें की हैं या सोशल मीडिया पे ऐसी क्या बातें डाली हैं कि जिसकी बुना पे उनको बुला के जो है वो उनसे पूछगछ की गई है। जब तक मुझे वो नहीं पता मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल की बात बता रहा हूँ सर। लेकिन सर ये प्रिंसिपल तो जर्नलिस्ट पर लागू होता है ना सर, देवर लेमैन। उनमें से मोस्टली तो वो लोग हैं जो घर के ड्राइंग रूम में बैठे टीवी पे डिस्कशन सुन रहे थे, उनके दिल में जो आया उन्होंने लिख दिया। नहीं अभी देखिए, अभी आपने जो मुझे शॉर्ट्स सुनवाए जी, उन शॉर्ट्स का एक खास बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड ये है कि जनरल मुशर्रफ ने इख्तिदार संभाला और ये इन सब के बयानात उस इख्तिदार के बाद के बयानात हैं, यानी उनकी तनकीद जो है। परवेज रशीद साहब का आपका बयान था जब वो वज़ीर इत्तलात थे, ये तब का परवेज रशीद साहब का बयान जो है वो तब का था सर जब वज़ीर इत्तलात थे सर। और नवाज शरीफ का वो बयान के सवाल में क्या हो रहा है, ये पीपी के दौर की बात है सर। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ अली, एक तो ये कि किसी के पॉलिटिकल रोल पे आप तनकीद कर रहे हैं, अगर उन्होंने आइन से तजावुज़ किया है उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और एक पाकिस्तान की अफवाज पे तनकीद कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान की अफवाज पे तनकीद करना कौमी सलामती पे तनकीद करने के मुतरादिफ होता है, लेकिन अगर मैं उसके सियासी रोल पे, अगर वो कोई सियासी रोल प्ले कर रहा है उस पर अगर तनकीद कर रहा हूँ तो इसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। दूसरी बात यह कि देखिए हमें इस चीज़ पे एहतियात करनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे बात आती है उसको जब मैं सीरियस मीडिया पे ले आता हूँ, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी, तो ये इसको हमें बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि हर तरह की चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है, हर तरह का आदमी उस पर आके अपने एक्सप्रेशंस दे रहा है, लेकिन क्या मैं उस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ अपने मीडिया पे नशर कर सकता हूँ? ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, मतलब साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, खोकर साहब मैं एक चीज़ एस्टैब्लिश कर दूं पर एक सवाल रखता हूँ। सोशल मीडिया चूंकि अब वक्त बदल गया ना, फास्ट बड़ी ज़िंदगी हो चुकी हुई है, सोशल मीडिया वो गली चौराहा है, वो थड़ा है जहाँ पे पहले लोग ये थड़े पे बड़ी खुली बातें किया करते थे, अब उनको वक्त नहीं है तो सोशल मीडिया पे दूसरे को। एक बात, दूसरी चीज़ ये, फौज हमारी सवात ऑपरेशन में अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, हेलीकॉप्टर हमारे पैसों से लेते हैं, अपने लोगों पे बम बरसा रहे हैं, क्या ये मुतरादिफ नहीं है उस तरह की तनकीद के जिस तरह का सोशल मीडिया में की गई? मदर साहब इससे डिफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो पॉलिसी तनकीद थी और तनकीद है।
देखें, इसमें सेंट्रल जो डिबेट है ना वो रिवॉल्व करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और किसके लिए होनी चाहिए, और किसके लिए होनी चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटीज में भी ये डिबेट चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आया कितनी लिमिट्स है। वहां पर आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वहां पर नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने की जसारत करता है और वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और यहाँ पूरी इस्लामी दुनिया में आग लग जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक पैराए में कैद करना है या उसको कैद नहीं करना। हमने हमारा जो आइन है जो हमने तय किया हुआ है वो ये बात कहता है कि आपने सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आप अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने पे कोई कैद नहीं है। लेकिन इस जो स्पेसिफिक सूरत हाल है इसमें हुआ क्या है कि पीटीआई के वर्कर्स ने, अब हम उनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि सबको पता है कि रियलिटी क्या है, रिएक्शन कहां से आ रहा है। रिएक्शन पीटीआई से आ रहा है। अब सारे उनके वर्कर्स उठाए जा रहे हैं और वजह उसकी क्या है कि उन्होंने एक हद से तजावुज शायद किया। लेकिन यहां पर मैं एक और भी बात कहता चलूं कि जो पीटीआई आज जिन चीजों पर कंप्लेन कर रही है, कम से कम हमारा जो, अब ये बात हम सब आपस में जानते हैं कि एंकर्स खुसूसन और जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, जफर साहब भी इससे एग्री करेंगे कि आप सब लोग भी उस चीज के एक विक्टिम रह चुके हैं। सोशल मीडिया में देखें, आप बात करते हैं थर्ड की। जी मदर साहब, देखिए मैं आपको एक मिसाल देखूं। जो नवाज शरीफ साहब का माइंडसेट है या मुस्लिम लीग का माइंडसेट है, इनकी जब पहली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जर्नलिस्टों के बाकायदा टेलीफोन टेप किए। एक जगह ऐसा भी हुआ, एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर 2-3 साल के लिए पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी जाए जी तो हम खासी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हो, तरक्की पर जिस तरह तरक्की कर रहा है मईशत के हवाले से रिपोर्टिंग। तो ये एक माइंडसेट है। अच्छा है जो अभी खोखर साहब बात कर रहे थे। देखिए आर्टिकल 19 है और उसके साथ एक आर्टिकल 19A है। 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है जी। मतलब सर मैं सर मुझे ब्रेक लेनी है सर, बहुत माजरत के साथ जो बात आपने की है, मैं सर अब ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। माइंडसेट बात हम रखेंगे सामने। ये माइंडसेट क्यों, मदर साहब ने कोई एग्जांपल दी है, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद जब वापस आएं तो मैं उस पर भी बात करूंगा। और एक ये भी कहा जा रहा है आम जगहों पर, सोशल मीडिया पर, कि जो नून लीग और खासतौर पर चौधरी निसार साहब जो कर रहे हैं ये कहीं अपीजमेंट की पॉलिसी तो नहीं है, खुशनुदी हासिल करने की पॉलिसी तो नहीं है। ये तमाम चीजें मैं ब्रेक के बाद आपके सामने रखूंगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब,
क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी कि ये तमाम चीज़ें मुझे वो याद आ जाता है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो कॉल जो उन्होंने एडवर्ड कॉलेज पेशावर में अप्रैल 1947 में दिया था। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत अच्छी काम करे तो उसकी तारीफ करें और जब बुरा काम करे तो बिला खौफ तनकीद करें, लेकिन तनकीद करने नहीं दी जा रही। जनाब किस सुनने आप?
माशाल्लाह मीडिया जो गत बनाता है शाम के वक्त, शाम को 6 बजे जब घर पहुंचते हैं तो रात के 10 बजे तक जब टीवी देखते हैं तो लगता है जैसे कि खुदा न खास्ता पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो रहा है। आप बात सुने, मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, मैं और किस तरह बात करूँ? इसको बाहर निकालो इसको। और बिल्कुल फिगर के साथ आपको बताऊंगा कि आपके खानदान के पास तकरीबन 250 के करीब अलीपुर के जवान हैं और चौधरी राजा के खानदान के पास 7 के करीब अलीपुर के जवान हैं, गवर्नर साहब के पास 40 के करीब अलीपुर के जवान हैं। आप सब ले जाएं, आप ले जाएं, सब ले जाएं आप, अरे आप सब ले जाएं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, ले जाएं सब। आप क्या बात है, आप जातियात पे आप आ रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन। ए जवाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ए जवाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ए जवाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸ ਨਾ ਕਰੋ ना यार। बाल टीवी एंकर, जो एंकर नहीं बल्कि क्या है, मदारी है, मदारी सर्कस करते हैं टीवी पे बैठ के। आप इस वक्त सर्कस देख रहे हैं और मैं नाज़रीन एक मदारी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। साद रफीक साहब के मुताबिक ये जो मज़हर साहब ने बात की थी ना कि एक माइंड सेट है, उन्होंने रिपोर्टिंग का जिक्र किया। आमिर मीर साहब का भी एक बड़ा मशहूर शॉट है, मेरे पर टाइम नहीं है। जान साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आप इस मदारी के शो में आए और ये मदारी जो है वो क्या सवाल ही पूछता है ना सर, ये जितने मदारी बैठे हुए हैं हम सवाल ही पूछते हैं सर, और क्या करते हैं? आप आसमान से उतरे हैं, आप पे तनकीद करना मेरे ख्याल में कुरान शरीफ की तौहीन है। दिस व्हाट यू आर सेइंग। सर आप मेरे सवाल पे तनकीद करें ना सर। देखिए मैं तो सियासतदान को मदारी नहीं कहता, सुबह शाम मैं तो सियासतदान को मदारी कहता हूं। शाम कुछ एंकर बैठ के कहते हैं नहीं, मैं एंकर कि किसी सियासतदान को उन्होंने मदारी या किसी का कहा करें, आपकी बात सिर्फ काट रहा हूं मैं, या किसी एंकर ने ये कहा हो, मैं अब मेरे मुंह में अल्फाज बड़े गलत हैं जो अभी दानियाल साहब ने कहे हैं कि आप किसी के दामाद लगते हैं, किसी के जवाई लगते हैं, ये तो कोई एंकर नहीं कहता। मैं 10 आपको मिसालें देता हूं जो सुबह शाम यहाँ पे कुछ एंकर्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं कि उनको हथकड़ियाँ लग गई, आर्मी चीफ ने शट ऑफ कॉल दी, इस तरह के झूठ सनसनीखेज़ी। ये आप इनकार कर रहे हैं कि मीडिया आज मिलिट्री एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, न्यूज़ डिस्टॉर्ट करना, गवर्नमेंट के वर्जन को डिस्टॉर्ट करना या ना लेना एक ऐसा जर्नलिज्म का एक चीप जर्नलिज्म का उसूल बन चुका है। इस दौर के मुकाबले में जब एक रिपोर्टर था, बीट था, वो खबरें निकालता था, आप ये करना, ये कहना कि जमहूरियत में किसी मीडिया हाउस को डिस्टॉर्ट नहीं करते, लेकिन ईमान से बताइएगा, मुझे ये बताइए कोई मीडिया हाउस कितने शोज होते हैं, कोई मीडिया हाउस कितने शोज होते हैं, 100 कितने लोग होते हैं? गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे आप बुला के 4 मिनट देते हैं, बाकी जो 35-40 मिनट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। सुबह शाम से लेके तकरीबन प्राइम टाइम 7 से 12 बजे तक उनके भी खिलाफ बात करते थे। तो ये तो आपने माइंड तो नहीं किया ना, मदारी तो नहीं कहते ना किसी को किसी का पढ़वैया तो नहीं है, जवाई तो नहीं कहते ना सर, आप ये ऐसी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कहें आप पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और अगर हम पे किसी भी शख्स का एक हुकूमत का वजीर है, बिल्कुल अगर उसकी कोई हमारी जॉब का प्राइमरी काम ही तनकीद है सर। आपकी जॉब का फेयर कमेंट करें, बहुत बड़ा वॉचडॉग है, उस वॉच डॉग का काम ही ये है कि वो हुकूमत की नाकामियां, कमजोरियां उनको उजागर करे और लोगों तक ये खबरें पहुंचाए ताकि लोग अपनी जो सियासी फैसला है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। सर ये आपको वैलिड पॉइंट आ गया। मजहर साहब सर आपका आखिरी पॉइंट क्या होगा सर इस पे? अपने माइंडसेट की बात की थी, मैंने माइंडसेट दिखा दिया। देखिए अली बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपोजिशन पार्टियों से और अपोजिशन रहनुमाओं से हमेशा ये बात करता हूँ कि जो बात आप आज कर रहे हैं जब हुकूमत में आइएगा तो ऐसी ही बात कीजिएगा। होता यह है कि जरदारी साहब सियासी अदाकार कहते थे, मुस्लिम लीग नून वाले मदारी कहते हैं, यही मुस्लिम लीग नून वाले जब अपोजिशन में होंगे तो इसी मीडिया की बड़ी तारीफ करेंगे, और यही पीपल्स पार्टी वाले या तहरीक इंसाफ वाले जब बरसर इख्तिदार आएंगे जी तो आपको मदारी कहेंगे। साहब नाम अच्छा लगा नहीं आपको? कहेंगे हम सबका नहीं, वो बिल्कुल मुझे तो कभी भी इस पे कोई इतराज़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि सियासी जमातें जब इख्तिदार में होती हैं तो उनके रवैये क्या होते हैं और जब अपोजिशन में होती हैं तो उनके रवैये क्या होते हैं। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। गवर्नमेंट और जर्नलिज्म सॉरी वक्त खत्म हो गया, एडवर्सरीज होते हैं, वक्त खत्म हो गया। इज्जत तमगर हुनर आजमा